एवरीवन दोस्तों, आज है 29 Feb 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में, एज अ फ्यूल किस तरह से हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस हो सकती है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। कौन कौन से चैलेंजेस हैं हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करने में ऑन लार्ज स्केल, और कौन से सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फेम टू स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में है, तो कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेटेड सा टॉपिक है। दोनों ही टॉपिक आप इसको क्लीन एनर्जी के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फेम टू के बारे में। उसके अलावा एनसो क्या होता है, एल नीनो सदन ओसिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन में। काफी अच्छा टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप अपने नोट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। और पहला टॉपिक आता है केरला से, जहाँ पे पीएम मोदी साहब ने जो है एक लॉन्च किया है बेसिकली। ठीक है, ये देख सकते हो आप कोचिन शिपयार्ड के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल की जो है एक फेरी बोट जो है लॉन्च की गई है, जो एक टाइम में 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। ये इंडिया में ही बनाई गई है, पूरी तरह से इंडिजेनस है। इस बोट को उन्होंने लॉन्च किया है, तो बेसिकली ना एक ये पहला स्टेप है। फ्यूचर में इस तरह की हाइड्रोजन फेरी आपको और देखने को मिलेंगी, जिस तरह से अगर इसकी सक्सेस अगर हमें मिलती है ऑफ कोर्स। और ये इंडिया का जो टारगेट है, ऑयल के ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, वो डेफिनेटली कम करेगा। हमारा जो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, वो हम लोग यहाँ से अचीव करेंगे। तो बेसिकली इट्स अ गुड स्टेप। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोजन कैसे होता है, थोड़ा सा आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए, हमारा जो वाटर होता है ना, इसके अंदर होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे दोनों ही होता है। यस। अब मतलब ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल होता है। यस, बहुत फ्लेमेबल होता है हाइड्रोजन। और आपको पता है जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन हम एज अ फ्यूल यूज करते ही हैं। हाईली फ्लेमेबल। ऑक्सीजन जो होता है, ये कंबस्शन के काम आता है। दुनिया में कोई भी कंबस्शन होती है, आग लगती है, फायर होती है, तो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती। ये कंबस्शन में हेल्प करता है, ये हाईली फ्लेमेबल है। आप दोनों को मिक्स कर दो, बन गया वाटर, जो कि आग बुझाने का काम करता है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीजें। दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है, लेकिन अपने आप में वाटर। तो ये है केमिस्ट्री, ये है नेचर की केमिस्ट्री। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट करना है, ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर हमारे पास अनलिमिटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू पावर सप्लाई करते हैं। बेसिकली आप ये कहिए मोटे मोटे तौर पे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं तो उसे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इस वाटर के अंदर, इसको सेपरेट करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोल से आ रही है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी सोलर से आ रही है, या वो आपकी विंड से आ रही है। अगर वो कोल से आ रही है, तो क्या फिर भी इसे हम लोग क्लीन फ्यूल बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, फिर नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी क्लीन सोर्स से आ रही है, सोलर से आ रही है, फिर विंड से आ रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हमारा टारगेट है। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्लीन सोर्स से आनी चाहिए, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्लीन एनर्जी ही होनी चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। बड़ी गेम चेंजर हो सकता है फ्यूचर में क्लीन हाइड्रोजन हमारे लिए, अगर ये सेफली। अभी देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने में एक थोड़ा प्रॉब्लम सेफ्टी वाला है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है फ्यूचर में, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया का। क्योंकि आपको पता है कि 85% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 53% जो गैस है, नेचुरल गैस, वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो काफी ज्यादा हमें बिल पे करना पड़ता है इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि हम लोग क्या ना करें, आने वाले समय में जो फर्टिलाइजर प्लांट होते हैं, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल को कंपलसरी कर दें। ऐसा सरकार का आइडिया है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन या जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग हाइड्रोजन यूज करेंगे। और हमने टारगेट टारगेट जो हमारा है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक, जो कि हम लोगों ने अपना पंचामृत के अंदर अनाउंस किया हुआ है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, और अभी एक दो जगह पे इंडिया में हाइड्रोजन प्लांट बेसिकली शुरू भी हो चुके हैं। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। और इंडिया चाहता है कि हम लोग, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को एक हाइड्रोजन हब बनाया जाए पूरी दुनिया में, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन इतना ज्यादा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी हमें पता है, फिर भी पूरी दुनिया में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा लिमिटेड क्यों है? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे चैलेंजेस। एक तो हाई कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग है। आपको आसानी से लग रहा होगा कि ठीक है भाई, पानी है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो हाइड्रोजन मिल जाएगा, बट ये टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि सेफ्टी वाला कंसर्न बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और ऊपर से वाटर स्कार्सिटी, वो एक बहुत बड़ा इशू है। आप ये देखिए, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो है आपको कम से कम अराउंड 9 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है, तो क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? और ऊपर से इस पे खर्चा इतना ज्यादा आ जाता है कि एंड में अगर आपको हाइड्रोजन मिलती भी है ना, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट काफी कम हो जाता है। तो बात यह है कि इनपुट कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन की डिमांड को बढ़ाने के लिए? क्या कर सकते हैं? तो आपको पता है इकोनॉमी में सारा खेल डिमांड और सप्लाई का होता है। तो एक तो आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, और एक आपको डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है? जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, जो रिफाइनिंग है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, अगर गवर्नमेंट वहां पे मैंडेटरी कर दे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सरकार बोले कि भैया हाइड्रोजन यूज करना है, कोई बात नहीं सर, करेंगे, क्योंकि आपने मैंडेटरी कर दिया है। नेचुरल गैस के साथ भी आप हाइड्रोजन को ब्लेंड कर सकते हो, ये भी एक तरीका है उसको बढ़ाने का। यस। उसके अलावा जो, जैसे मान लो ट्रक होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 400 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, अगर वो हाइड्रोजन ट्रक हैं हमारे, तो बीच बीच में हम लोग ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस लगा सकते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। तो आप वहां पे जाकर रिफिलिंग करवाइए। अभी मान लो आपने ट्रक खरीद भी लिया हाइड्रोजन वाला, और आप कहाँ भरवाओगे उसको, कहाँ फिल करवाओगे, वो एक अलग बात हो गई, दिक्कत। राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन टैरिफ नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लाइन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। जो इंडस्ट्री कोल का ज्यादा यूज करती हैं, आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए, ताकि वो कोल को यूज करने के लिए डिस्करेज होंगी और हाइड्रोजन को एनकरेज करेंगी। ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। राइट। R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि और सस्ते तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें। एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने चलाया हुआ है, सतत सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा टारगेट है कि भैया हम लोग कुछ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे आने वाले कुछ सालों में। यस। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आजकल नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको डेफिनेटली हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे PLI स्कीम है हमारी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, वो हम उनको दे सकते हैं। जो हमारा PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, उसके अंदर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। तो कई सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को अगर एनर्जी का आत्मनिर्भर बनना है, तो कुछ ना कुछ तो नया डिस्कवर आपको करना पड़ेगा। अब वो पुराने जमाने के पर्सपेक्टिव से वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, या पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो सोलर और विंड है, स्पेशली अगर आप विंड की बात करें, तो ये तो कोस्टल एरिया में ही लिमिटेड है ज्यादातर। सोलर भी आप पूरे देश में तो नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए आपको, लैंड उतना हमारे पास है नहीं। तो सोलर विंड की लिमिटेशंस हैं, पोटेंशियल है लेकिन लिमिटेशंस हैं। राइट। तो हम लोग इसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव भी खोज सकते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एक बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है। चलिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्लीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, एक और न्यूज़ हमारे पास आती है, जो कि FAME 2 स्कीम की बात करता है। FAME 2 स्कीम अभी 31 मार्च को हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, जिसको लेके इंडस्ट्री के अंदर जो EV मेकर्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो मेकर्स हैं, उनके अंदर थोड़ा टेंशन बेसिकली यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा खत्म। अब इसके अंदर जो है इन्होंने कई सारी चीजें बोली हुई हैं, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऐसे हैं जो बन के तैयार तो हैं, लेकिन अभी तक वो बिके नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियरली देख सकते हैं, दैट पेमेंट ऑफ द फेम सब्सिडी is only for the vehicle sold. If they do not sell the vehicle by March 31,
द OEMs विल हैव टू बियर द लॉसेस। जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद भैया आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो आपका व्हीकल हो जाएगा बहुत महंगा, मार्केट में उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो ये तो है फेम टू के बारे में जो टेंशन का मामला है। फेम टू स्कीम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले ही बता देता हूँ फेम टू स्कीम क्या होती है। देखिए इंडिया ने फेम स्कीम चलाई थी, ठीक है। किस लिए चलाई थी? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए देश में, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो है प्रेजेंस बढ़े रोड्स के ऊपर, क्लीन एनर्जी की प्रेजेंस बढ़े। बेसिकली हमारा कई सारे उसकी ऑब्जेक्टिव था जिनको अचीव करना था। बताऊंगा आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। तो पहली स्कीम हम लोगों ने चलाई 2015 में, फेज 1, ठीक है जी, जो कि 2019 के अंदर खत्म हो गया। और 2019 में आपको पता है गवर्नमेंट का टेन्योर भी खत्म हो गया था। फिर गवर्नमेंट बाद में फिर से आई, तो 2019 में फिर से हम लोगों ने इसको चलाया। और 31 मार्च 2022 तक हम लोगों ने इसको चलाया था, दैट द सेकंड फेज। लेकिन क्योंकि अपने टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए, कोविड वगैरह बीच में आ गया, तो हम लोगों ने अपने टारगेट को 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अब ये 31 को हो रहा है एक्सपायर। अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार डेफिनेटली इसको फ्यूचर में एक्सटेंड और करेगी, बट फिलहाल तो यही डेट है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अनाउंस किया नहीं है। तो ये स्कीम क्या क्या कवर करती है? ये हाइब्रिड व्हीकल्स को कवर करती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कवर करती है। हाइब्रिड के अंदर मोटर और इंजन, ठीक है, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। आप उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज भी कर सकते हो और आप उसको पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो वे हमारा हाइब्रिड होता है बेसिकली, ठीक है। तो 4 एरिया के अंदर फेम स्कीम काम करती है: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो फेम टू स्कीम है इसके कई सारे फीचर्स हैं। जैसे हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, पहली बात तो, है ना। बसेज हैं, रेलवेज हैं, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ये पहला हमारा है। उसके अलावा हमारे रोड्स के ऊपर प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तो टारगेट रखा गया था कि 7,000 ई बस होंगी, इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी, 5 लाख E3 व्हीलर्स, 55,000 4 व्हीलर्स, ठीक है, पैसेंजर कार्स, और 10 लाख जो है E2 व्हीलर्स हम लोग चलाएंगे। जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि 3 व्हीलर में हम लोगों ने मोर और लेस सक्सेस अचीव कर ली है। अभी तक इंडिया में 4 व्हीलर्स लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद नहीं रहे हैं। 2 व्हीलर में भी पिछले 2-3 साल में थोड़ा बढ़ावा आया है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी लेटर ऑन थोड़ा सा उसकी भी सेल जो है थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह केसेस यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये फेज 2 के बेसिकली इस तरह के फीचर्स थे, जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी की बेटर टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप करनी है, सेफ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। देश भर में 27,000 चार्जिंग स्टेशंस आपने ओपन करने हैं, और खासकर मेट्रो सिटीज में, हिली एरियाज के अंदर भी कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसका पर्पज यही था कि जो जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जो हाईवे आपस में कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके जाएं, और बीच में अगर उनको जरूरत पड़ती है तो चार्जिंग पॉइंट्स उनको आराम से मिल जाए, 10-15 मिनट गाड़ी वहाँ पे खड़ी करें, चाय पानी पिए, ठीक है, फ्रेश व्रेश हों, तब तक उनकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। और अगर आप अच्छे हाईवे पे, बड़े हाईवे पे जाते हो, तो आपको आराम से इलेक्ट्रिकल जो है चार्जिंग पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये फेज 2 जो है स्कीम के बारे में है। बट फिर सवाल वही खड़ा होता है कि सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट क्यों करें? सीधी सी बात है भाई, इंपोर्ट पे जो हम लोग खर्चा करते हैं वो आपने कम करना है। अगर इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगे तो पेट्रोलियम को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। एयर क्वालिटी बेटर होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इससे धुआं निकलता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ग्रीन हाउस एमिशन इंडिया का कम होगा, जो टारगेट हम लोगों ने पेरिस में किया था वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो नए स्टार्टअप्स आते हैं, नए लोग चाहिए, आपको स्किल चाहिए, तो जॉब क्रिएशन होता है, नए नए स्टार्टअप्स आते हैं। उसके अंदर भी इंटरनेशनल कमिटमेंट मैंने आपको बता दिया, पेरिस वेरिस, जो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। नेट जीरो अचीव कर सकते हैं 2070 तक, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हम लोग करेंगे। बट उतना आसान तो नहीं है, मुश्किल तो है चीज़ें। मुश्किल चीज़ें ये है कि अपफ्रंट सब्सिडी रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट subsidizes the and tax incentives the and crucial incentives EV adoption, but they can sustain the state's finance। बात सीधी सी है कि भाई आपको सब्सिडी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं महंगे, सरकार देती है सब्सिडी। अब सरकार अगर सब्सिडी ज्यादा देगी तो स्टेट फाइनेंस के ऊपर तो बर्डन पड़ता ही पड़ता है।
यस, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की मैंने एक आपको पहले बात बता ही दी है कि इंडिया आज भी कोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो बिजली कोल से आ रही है तो क्या क्या ही मतलब है उस चीज़ का, फिर कोई मतलब नहीं। चार्जिंग नेटवर्क बनाने की हमारी कोशिश कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है चार्जिंग स्टेशन की। तो उसमें भी आपको सब्सिडी देनी पड़ती है या फिर नुकसान होता है। यस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ बहुत सारी दिक्कत है, इनकी रेंज कम होती है, सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जो कि काफ़ी गर्म कंट्री होती है, गर्मियों में टेम्परेचर 40 प्लस 45 प्लस पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो बैटरीज घर होती है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं। और कई सारे एक्सीडेंट्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, हो जाते हैं। तो एक वो सेफ्टी कंसर्न तो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम है, आते महंगे हैं लेकिन रीसेल वैल्यू नहीं है, तो ये दिक्कत है। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अगर देश में बनाएं भी, तो भाई उसके लिए रॉ मटेरियल तो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। लिथियम कोबाल्ट निकल सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इधर उधर से। तो फिर कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे अभी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इंडिया के पास प्रॉपरली स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा। कॉलेजेस वगैरह के अंदर, टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के अंदर, आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब ये कोर्सेज आएंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके चीज़ें बनेंगी ना। आप अचानक से तो नहीं टेक्नोलॉजी के लिए लोग लेके आ सकते हो। तो देर इज अ इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सनल ऑल्सो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, हालांकि वी हैव टेकन मैनी स्कीम्स। हम लोगों ने जो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान चलाया हुआ है। फेम स्कीम का फेज 1 और फेज 2 दोनों आपने देख ही लिया है। उसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सब्सिडी वगैरह की बात कही है। मॉडल बिल्डिंग जो बाई लॉज हैं, अब वो थोड़े से हम लोगों ने चेंज किए हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने वहाँ पे फिल इन किया है। लिथियम आयन बैटरी में कुछ रिसर्च वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट और आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 साल में तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्रेजेंस बढ़ी है। खासकर मैं कहूँ तो टू व्हीलर्स जो ई स्कूटी वगैरह आती हैं, ओला वगैरह की, है ना, लोग काफ़ी परचेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रोड्स के ऊपर। तो प्रेजेंस तो बड़ा है। जो थ्री व्हीलर हैं, आजकल ई रिक्शा वगैरह चलती हैं, वो भी काफ़ी रोड्स पे अब दिखती होगी। ऐसी बात नहीं है, माहौल बढ़िया बन रहा है, बट जो कंसर्न्स है, जो चैलेंजेस हैं, उनको अगर आप एड्रेस करो तो आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में आपको इंडियन रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो कॉस्ट को कम करिए, सीधी सी बात है। फेम टू स्कीम को आप एक्सटेंड करिए। लिथियम रिसोर्सेज के लिए आप थोड़ा इंडिया के अंदर खोज करें, या फिर ऐसी किसी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करें जहाँ थोड़ा सस्ते में आपको लिथियम दे। राइट, वो सब आप कर सकते हो। और रिजर्व पार्किंग और फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आप अलग से रखिए। प्रायोरिटी लेन्स आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को दे सकते हो। तो ये थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन वगैरह करिए। मोदी जी खुद, उनका जो काफिला चलता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंक्लूड करें। हमारे जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उनको दिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पे उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिए जाएं। तो पहले तो सरकारी महकमे में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आइए ना, तभी तो लोग प्रमोट होंगे। देखेंगे वो, अरे यार ये तो सब लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करें, हम भी करें रोल मॉडल के तौर पे। तो वो सब डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये रहा अपना आर्टिकल नेक्स्ट वाला, दिस इज वन। ला नीना हैज डेवलप्ड मोर देन ओफन एल नीनो सिंस 1997। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्टडी किया है, और स्टडी करके उन्होंने ये पाया है कि 1997 1998 से पहले जो एल नीनो के इंसिडेंट हुआ करते थे, देवर मोर देन ला नीना। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1997 1998 ला नीना इज मोर कॉमन देन एल नीनो। ठीक है, ला नीना फिनोमिना ज्यादा होता है, एल नीनो फिनोमिना कम होता है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि इस प्रोसेस को पिछले 25 साल के लगभग हो चुके हैं, अब हो सकता है ये रिवर्स हो जाए। अब हो सकता है आने वाले कुछ सालों में एल नीनो के इंसिडेंट फिर से ज्यादा हो जाएं ला नीना से। और एल नीनो का आपको मतलब हो पता ही है, एल नीनो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी रोल प्ले करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो थोड़े और एक्सट्रीम देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, ऐसा उनका कहना है। अब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ला नीना क्या होता है, लीनो क्या होता है। वैसे तो ज्योग्राफी की अगर आपने क्लासेस वगैरह की हैं, एनसीईआरटी या कहीं से पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स आपको ये आइडिया होगा ही। तो ओशन करंट्स वगैरह तो आपने पढ़े ही हैं।
नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाके पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको ओशन करंट नहीं पता चलेगा, जब तक आपको कन्वेक्शन करंट कैसे काम करता है, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना क्लाइमेटोलॉजी के, ओशियनोग्राफी के, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तब तक आपको इसका इम्पैक्ट भी समझ में नहीं आएगा मॉनसून के ऊपर। तो ये चीज़ें पढ़ने का फायदा तभी है जब आपके थोड़े बेसिक्स कवर हों। अब पहली बार अगर आप आके यहाँ पे डीएनए देख रहे हैं, या पहली बार न्यूज़पेपर में लाल नील नीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपको पता चले कि यार मेरी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, तो दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है। पहले बेसिक्स जाने, पहले बेसिक्स जाने। ओशन करंट्स क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा कन्वेक्शन सेल कैसे काम करता है, टेम्परेचर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, विंड की डायरेक्शन कैसे काम करती है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है इंडियन ओशन के अंदर। ये सब चीजें पता होंगी ना, तब इन कॉन्सेप्ट को आप ठीक ठाक से अच्छे से समझ सकते हो। तो थोड़ा सा पहले अपने बेसिक्स कवर करें, मैं आपको बार बार यही सजेशन करता हूँ। अदरवाइज तो फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते रहोगे, और लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन देखा देखा तो लगेगा, आपका दिल भी करेगा उसको अटेम्प्ट करने का, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आएगी। आप उसको अटेम्प्ट करके आओगे लेकिन गलत करके आओगे, क्योंकि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको है नहीं। तो एक तो प्लीज वो करें। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको शायद वो थोड़ा पता होगा। तो होता क्या है यूजली, साउथ अमेरिका वाली साइड में कोल्ड करंट होता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, इंडोनेशिया वाली साइड में वार्म करंट होता है, तो यहाँ पे वार्म वाटर होता है। राइट। अब ऑब्वियसली, और जो विंड चलती हैं वो अमेरिका वाली साइड से ऑस्ट्रेलिया वाली साइड चलती हैं, जिसे हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, या आप इसे कैसे ईस्टर्ली विंड चलती हैं। ठीक है, ये ट्रेड विंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, साउथ अमेरिका वाली साइड में जो है गर्म ठंडा पानी होता है पहले से। तो क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ वार्म वाटर, तो एयर राइज करती है। यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है तो एयर सबसाइड करती है। तो ये कन्वेक्शन सेल आपका डेवलप हो जाता है। तो अमेरिका वाली साइड से विंड चलती है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक रेनफॉल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब एयर राइज करेगी तो क्लाउड्स भी बनाएगी, क्लाउड बनाएगी तो रेनफॉल होगा। तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ठीक डिसेंट रेनफॉल होता है, ठीक ठाक। साउथ अमेरिका वाली साइड में क्योंकि कोल्ड वाटर होता है, तो वहाँ पे क्लाउड्स बनते नहीं हैं, इवेपोरेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, आपको अच्छे से पता है। दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब एल नीनो होता है तब दिक्कत हो जाती है। एल नीनो जब होता है तो ये किसी रीजन की वजह से, ये जो यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है वो वार्म हो जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में जो पहले वार्म वाटर था वो कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाता है। ठीक है। अब हुआ क्या, यहां से विंड राइज करेगी, यहाँ पे फॉल करेगी, तो आपका ये जो कन्वेक्शन सेल था जिसे वॉकर सेल कहते हैं वो रिवर्स हो गया। अब क्लाउड कहाँ बनेंगे, अमेरिका वाली साइड में बनेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में क्या आएगा, ड्रोट आएगा, और अमेरिका वाली साइड में क्या आएगा, फ्लड आएगा। इसे कहते हैं एल नीनो। जब कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो एल नीनो हो जाता है। आए समझ में। तो थोड़ा सा एक बार आपको और आइडिया दे देता हूं। जो नॉर्मल कन्वेक्शन सेल आपका होता है, यानी कि वॉकर सेल, वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से राइज करता है, अमेरिका वाली साइड में सबसाइड करता है। ये नॉर्मल वॉकर सेल है। जब आपका एल नीनो होता है तो ये नॉर्मल सेल आपका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो गया। अब आप पूछोगे सर ला नीना क्या होता है। ला नीना सेल भी रिवर्स सेल के, नॉर्मल सेल के जैसा ही होता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, ये भी सेम ही होता है नॉर्मल जैसा, लेकिन थोड़ा स्ट्रोंग होता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में जो वार्म वाटर था ये थोड़ा और ज्यादा वार्म हो जाता है। साउथ अमेरिका वाली साइड में, अमेरिका वाली साइड में जो कोल्ड वाटर था ये और ज्यादा कोल्ड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ला नीना। ठीक है। ला नीना जनरली इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून, एल नीनो जनरली इज बैड फॉर इंडियन मॉनसून। जनरली का मेरा मतलब यह है कि हमेशा खराब होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडियन मॉनसून को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ना। अगर मान लो किसी साल एल नीनो हुआ, कोई बात नहीं, इंडियन मॉनसून कम हो जाएगा, लेकिन दूसरे फैक्टर ऐसे होंगे जो उसको काउंटर कर देंगे, सीधी सी बात है, कंपनसेट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि ला नीना के केस में हमेशा अच्छा मॉनसून हो, या एल नीनो केस में खराब ही हो। चांसेस होते हैं, बट नॉट ऑलवेज।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका एल नीनो का, ला नीनो का, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। आप ये जब चीजें पढ़ोगे तो वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको बस थोड़ा समझने की इस यहाँ पे इशू है। तो ला नीनो मैंने आपको बता दिया है, जो नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर था। तो एल नीनो आप जनरली ये कह सकते हो दैट एल नीनो इज द वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन। नॉर्मली उसका वार्मिंग हो रही है, तो क्योंकि ये वार्म कंडीशंस होती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका एल नीनो के बारे में। ठीक है, एनसो अगर बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल नीनो, ला नीना एंड न्यूट्रल स्टेट बिटवीन टू अपोजिट इफेक्ट इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, जब इन तीनों को मर्ज कर देते हो तो उसे हम लोग एनसो बोलते हैं। एनसो मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहां और यहां के बीच में जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से ही विंड चलती हैं, तो इनके बीच में जो ऑसिलेशन होता है, कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा, कभी ये कम कभी ये कम, उसे हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। जब आप उसको एल नीनो के साथ कंबाइन करते हो तो उसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वैसे हमारे यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है ताहिती, ठीक है, ताहिती बोलते हैं उसको, और एक होता है डार्विन। इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। कभी ये ज्यादा होता है तो ये कम होता है, कभी ये कम होता है तो ये ज्यादा होता है। तो उनके बीच में जो ऑसिलेशन होता है ना प्रेशर के बीच में, उसे ही हम लोग एनसो कहते हैं बेसिकली। तो एनसो क्या है, इट्स नथिंग बट इट्स अ वे टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये होता है आपका एनसो। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आपको आ ही गया होगा, बट प्लीज फिर भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि एक बार आप ना बेसिक्स पढ़ें जाके, ओशन करंट्स कैसे काम करते हैं, ओशन करंट्स का क्या रिलेशन होता है लोकल क्लाइमेट के अंदर, ट्रेड विंड्स कैसे काम करती हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है विंड का, ग्राउंड सर्कुलेशन क्या होता है, अपर सर्कुलेशन क्या होता है, वो थोड़ा सा एक बार आपको जाके जरूर पढ़े। आपके एनसीईआरटी जो 11th की आपकी है, उसके अंदर कुछ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पे सर्च करिए तो क्लैरिटी आपको आ ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जब क्लास में करवाई जाती है कोर्स में, तो इट टेक्स अराउंड 2 आवर, 2.5 आवर, 3 आवर्स भी ले सकता है कभी कभी। तो वही चीज़ें मुझे 10 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, तो ऑफ कोर्स आप लिमिटेशन समझ ही सकते हो टाइम का। बट प्लीज़ थोड़ा सा इसमें आपको सेल्फ स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है। एडिटोरियल बेसिकली चाइल्ड केयर के बारे में बात करता है। तो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात खूब करते हैं, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए, इंडिया यंग लोगों का देश है ना, हमें लोगों को एजुकेशन देनी है, जॉब्स देनी है, बहुत बात करते हैं हम लोग। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब आप बच्चों की एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करोगे, वो भी छोटे बच्चों की, जो 6 साल से कम वाले हैं, 2 साल वाले हैं, 1 साल वाले हैं, 3 साल वाले हैं। जब आप इतना अर्ली इन्वेस्ट करोगे ना, इतना अर्ली बच्चों पे ध्यान दोगे, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि यही बच्चे कल को जाके आपकी कंट्री को रन करने वाले हैं। तो वो जो बीज है ना, उस बीज को जितना पानी दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, उसको हवा दोगे, पानी दोगे, टेम्परेचर दोगे, उतना ही बढ़िया वो बाद में प्लांट बनेगा और फिर ट्री बनेगा। तो ये जरूरी है कि अर्ली एज में ही काम किया जाए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन, ये बहुत बेसिक होता है ह्यूमन सोर्स को डेवलप करने में। ह्यूमन सोर्स मतलब एजुकेशन स्किल्ड पर्सन जो होते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। क्योंकि किसी भी नेशन का बेडरॉक है, किसी भी नेशन की फाउंडेशन होती है ये बच्चे। ठीक है, तो इनको ध्यान दिया जाना तो बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में ऑलरेडी जो अर्ली चाइल्ड केयर है या अर्ली जो चाइल्ड सिस्टम है, उसके अंदर 100% ग्रोस एनरोलमेंट है प्राइमरी लेवल पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी लेवल पे इंडिया में एनरोलमेंट मतलब अभी हर हर इंसान ये समझने लगा है इंडिया में कहीं ना कहीं कि एजुकेशन जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन जरूरी है, ये समझने लगे हैं। हालांकि क्वालिटी में अभी भी दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत है अभी भी हमारे यहाँ पे सरकारी कॉलेज में, स्कूल्स में खासकर क्वालिटी का लेवल बहुत खराब है। मतलब एक 3 साल की क्लास का बच्चा भी एक सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास के बेसिक सेंटेंस नहीं पढ़ सकता। एक बेसिक
सब्ट्रैक्शन एडिशन का सवाल नहीं कर सकता जो क्लास 3 में बच्चा पढ़ रहा है, जो क्लास 4 में बच्चा पढ़ रहा है। तो एजुकेशन तो थोड़ा है दिक्कत हमारे यहाँ पे। हालांकि सरकार ने इस चीज़ को नोटिस किया है। कई सारी स्कीम्स हम लोगों ने यहाँ पे चलाई हैं, जैसे निपुण भारत स्कीम हम लोगों ने चलाई है लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए। पोषण भी, पढ़ाई भी, ये स्कीम हम लोगों ने चलाई है। इवन बजट 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े लेवल पे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है। आशा वर्कर्स को हम लोग आयुष्मान भारत के अंदर ले आए हैं। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी हम लोगों ने को अपग्रेड कर दिया है। और आप बजट भी देखें, पहले ये बजट 140 करोड़ का होता था, अब ये बजट 420 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात तो है, राइट। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हम लोगों ने कई सारी चला रखी हैं, जिसके अंदर 5.01 लाख करोड़ रुपीस जो प्राइमरी एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड वो है, हम लोगों ने उसको दिया है। आंगनवाड़ी सिस्टम को गवर्नमेंट ने 21,200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। हालांकि हायर एजुकेशन से थोड़ा कम है, बट फिर भी इतना हम लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट समझती है कि आंगनवाड़ी सिस्टम के अंदर या अर्ली चाइल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आंगनबाड़ी सिस्टम अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, इससे बच्चों का मोटर स्किल इंप्रूव होता है, मतलब मूवमेंट इंप्रूव होती है, कोग्निटिव उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी अटेंड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, बड़ा होने के बाद वो बच्चे जो है जेंडर और इनकम रिलेटेड गैप्स कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, जो बच्चे आंगनवाड़ी सिस्टम के थ्रू आते हैं ना, ऐसा देखा गया है कि बाद में स्कूल के अंदर उनकी ग्रेड थोड़ी बेटर होती है नॉर्मल बच्चों से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, मटेरियल, स्टाफ, इसके ऊपर जो है सरकार को ऑफ कोर्स इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक स्टडी की गई थी, हालांकि वो स्टडी इंडियन नहीं है, अमेरिकन स्टडी है। और उसमें ये कहा गया था कि अगर अर्ली चाइल्डहुड पे ध्यान दिया जाए, अर्ली चाइल्डहुड पे, तो आपको 13% एनुअल रिटर्न मिलता है। मतलब एक बच्चे को अगर अर्ली चाइल्डहुड में आप बढ़िया फोकस कर रहे हो, तो फ्यूचर में जाके वो अच्छी जॉब्स उसको मिलती हैं। वो आपके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स का काम करता है। तो ये हालांकि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसी स्टडी हुई नहीं है। बट यस, हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह की स्टडीज करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में या आंगनवाड़ी सिस्टम के अंदर अगर बच्चों का ध्यान दो, उस तरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वैसा स्टाफ अगर आप बनाओ, हाइजीनिक कंडीशंस अगर आप प्रोवाइड करो, तो वही बच्चे बाद में जाके दूसरे बच्चों से थोड़ा बेटर तो काम करेंगे ही करेंगे। यस, क्योंकि आंगनवाड़ी सिस्टम क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट पब्लिक प्रोविजनिंग सिस्टम है अर्ली चाइल्डहुड के लिए। और इंडिया को इस बात पे गर्व है, और इसे हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो 2024 में बच्चा पैदा हुआ है ना, 2047 तक 2047 तक जो है वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा। उस समय वो लेबर फोर्स का पार्ट होगा, वो वर्किंग पर्सन होगा। और 2047 में अगर हमें विकसित भारत बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो इस बच्चे के ऊपर आज फोकस करना पड़ेगा, जो 2047 में जाके अपने पीक पे होगा, काम कर रहा होगा। हम तो बूढ़े हो चुके होंगे उस टाइम पे, लेकिन ये तो समय यंग होगा। इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आज ही आंगनवाड़ी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, तो बेसिकली इसके अंदर यही कहा गया है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज इस आर्टिकल को अपने नोट्स वगैरह के अंदर कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन आप जरूर करें, अपने नोट्स को अपग्रेड करें। ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ने चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।